हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को। तो ये जो केमिकल रिएक्शन के टाइप है ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें से एक ना एक जो केमिकल रिएक्शन है या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है इससे ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा जिससे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। और बच्चों, इसमें मैंने एनसीईआरटी के कंप्लीट टॉपिक्स को कवर किया है, तो आपको ये बहुत इजी रहेगा। और जब भी बच्चों आप इस वीडियो को देखें तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करके और फिर इस वीडियो को देखें, उससे आपको ये बहुत ही ईजीली समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, जैसे आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब इन सभी रिएक्शन को एक एक करके हम स्टडी करेंगे और एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन होना। तो जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स या फिर कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो एक या एक से ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो अब ये पढ़ लेते हैं हम। रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी इसमें आप देख सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो आप इसे देखते समझ जाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वन और मोर रिएक्टेंट्स, जब वन और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, या तो वो एलिमेंट हो गए या वो कंपाउंड्स हो गए, सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें क्या होता है, जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं या कोई कंपाउंड हो सकता है कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.4 है उसे देख लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्विकलाइम। तो विथ वाटर, तो जब क्विकलाइम जो है वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं बीकर है, इस बीकर में हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या कहा जाता है, क्विकलाइम। इसे क्या करेगी, बीकर में लेके और इसमें जो वाटर है स्लोली वाटर को ऐड करेगी। स्लोली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप तेज़ी से ऐड करेंगे तो हो सकता है ये जो CaO है या कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है और ये हमारे ऊपर उछल भी सकता है। इसलिए बहुत धीरे धीरे जो भी एक्सपेरिमेंट करें बहुत धीरे धीरे आपको करना है, और टीचर्स की जो निगरानी है, टीचर्स जो आपके साथ हो तभी आपको इन एक्सपेरिमेंट्स को करना है। अब हम क्या करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है विग्रसली यानी बहुत तेज़ी से विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, स्लैग्ड लाइम, जिसमें क्या होता है, रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसमें हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट। तो आप देख सकते हैं क्विकलाइम और वाटर, यानी क्विकलाइम ये क्या है, कंपाउंड है, और वाटर भी क्या है, कंपाउंड है। इसने रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बना दिया, स्लैग्ड लाइम, जिसमें से हीट क्या हो गई, हीट रिलीज हुई है। तो हीट को इसमें काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें क्या बना है, स्लैग्ड लाइम, यानी क्या बना है, एक ही प्रोडक्ट बना है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ कॉल क्या होता है, कार्बन। जब कार्बन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या बनता है, CO2 गैस बनती है।
तो आप देख सकते हैं इसमें जैसे कार्बन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, कंबाइन हुए और क्या बनी, CO2 गैस बन गई। तो इसमें क्या हुआ, वन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे हाइड्रोजन और O2 ये क्या करा, कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, वाटर। वाटर आप जानते हैं H2O होता है। तो इसमें क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ और क्या हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, यानी वन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। अब आप जैसे आप जानते हैं, जैसे आपके NCERT बुक में जो है एक पैराग्राफ दे रखा है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि जो वाइट वॉशिंग होती है वो क्या होती है। तो जो अभी हमने पढ़ा, जो स्लैग लाइम बना था उसका कहाँ यूज़ किया जाता है, वाइट वॉशिंग करने में। यानी जो आपने बचपन में देखा होगा, जो पेंट करने के लिए चूने का यूज़ किया जाता था, तो वो जो चूने का यूज़ करते, चूने को दीवार पे पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था, तो उसे ही क्या कहते हैं, वाइट वॉशिंग कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई क्या कहते हैं, स्लैग लाइम। ये क्या है, स्लैग लाइम, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाइट वॉशिंग की जाती थी तो आपको पता है उसे 2 या 3 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ा जाता था। तो उसमें क्या होता था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता था, जो एयर में CO2 प्रेजेंस है उससे क्या करता है, रिएक्ट कर लेता था और क्या बनाता था, कैल्शियम कार्बोनेट। एयर में CO2 जो प्रेजेंट होती थी उसे रिएक्ट करके क्या बनाता था, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कब फॉर्म होता था, जब 2 या 3 डेज के लिए हम दीवार को सूखने के लिए छोड़ देते थे। तो ये जो वाइट वॉशिंग जो होती थी, तो जब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है तो अब ये इससे क्या होता है, शाइनी फिनिश आती है किस पे, वॉल्स पे। तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से जो वाइट वॉशिंग करने के बाद जो दीवारें हैं या वॉल्स हैं उन पे क्या आती थी, एक शाइनी फिनिश आती थी, क्योंकि उस पर क्या फॉर्म हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हुआ वाइट वॉशिंग वॉल्स। अब आपको इंटरेस्टिंग नोट ये भी पता होना चाहिए, द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। जो मार्बल होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो भी CaCO3 होता है, यानी जो मार्बल होता है वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी जब हमने एक एक्सपेरिमेंट 1.4 देखा था तो हमने उसमें देखा था जब स्लैग लाइम फॉर्म हो रहा था क्विक लाइम में, जब हमने वाटर को ऐड किया तो उससे स्लैग लाइम बन रहा था और हीट जो है बाहर निकल रही थी। तो हीट जो है बाहर निकलती है, तो हीट के बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब भी किसी रिएक्शन में हीट जो है बाहर निकलेगी तो इसका मतलब वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है आउट और थर्मिक मतलब होता है हीट। यानी जब भी हीट जो है किसी रिएक्शन में बाहर निकलती है या रिलीज होती है तो वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी हमने जब ऑब्जर्व किया था तब आपने देखा होगा, वी ऑल्सो ऑब्जर्व द रिएक्शन दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। और इस कारण जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। जब भी आपने देखा होगा बचपन में, जब चूने के मिक्सचर में पानी को डाला जाता था तो जब उसको हम बाहर से टच करते थे तो वो क्या रिएक्शन मिक्सचर क्या लगता था, वार्म लगता था। तो वार्म जैसे आप देख सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे टच करेंगे वाटर को तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है इस बीकर में जो सॉल्यूशन है ये क्या लगेगा, हमें वार्म लगेगा। इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हुई है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब ये है जिस भी रिएक्शन में जब प्रोडक्ट के साथ साथ जो हीट भी रिलीज हो तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे मीथेन है, इसे क्या कहते हैं, नेचुरल गैस। जब O2 की प्रेजेंस में कोई भी जब चीज़ जलती है तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसे बर्न करते हैं, हीट के साइन को स्ट्रेंगल के साथ भी लिख सकते हैं, जब बर्न करते हैं तो क्या बनती है, CO2 गैस बनती है, H2O बनता है और क्या होता है, हीट रिलीज होती है।
तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। मतलब जब प्रोडक्ट के साथ साथ ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के साथ साथ जब हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में भी हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पायर करते हैं यानी सांस लेते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारी बॉडी में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी लेने के लिए हमारे को किस पे डिपेंड होना पड़ता है, फूड पे डिपेंड होना पड़ता है। और जब हम फूड खाते हैं यानी ईट करते हैं, तो हमें उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी किससे मिलती है, जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमारे फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है, जो फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। फूड का डाइजेशन तो वैसे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब ये माउथ से स्टार्ट होकर फिर ये कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो फूड है वो क्या होता है, जो बहुत स्मॉल स्मॉल पीसीज में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये जो हम जब ये खाते हैं, तो ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। अब बच्चे ऑक्सीजन कहाँ से आई, जब हमने सांस ली, यानी हमने जब सांस ली तो हमारी सांस के साथ जो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में पहुंचती है, तो वो किससे कंबाइन करती है, ग्लूकोज से कंबाइन करती है। किसमें, सेल में, हमारी सेल में। एंड प्रोवाइड एनर्जी, और वहाँ पे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। जब ग्लूकोज से ऑक्सीजन कंबाइन करती है, तो हमारी बॉडी में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। जिसे आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, इसने कंबाइन किया ऑक्सीजन से, और क्या बना, CO2, वाटर और एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एटीपी होती है। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं जो CO2 गैस होती है, वो हम जब सांस लेते हैं तो बाहर निकल जाती है। और वाटर और एनर्जी जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। तो आपने देखा जैसे हीट निकलती है, वैसे इसमें से क्या निकल रहा है, एनर्जी। तो ये क्या हुआ, हमारी बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और इस स्पेशल रिएक्शन का नाम क्या है, रेस्पिरेशन, जो हम करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा रेस्पिरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन into two or more simpler substance is known as decomposition reaction। डिकम्पोज का मतलब समझिए आप, डिकम्पोज होना यानी किसी चीज़ का टूटना। तो आप देख सकते हैं जैसे ए और बी क्या है, एक जैसे रिएक्टेंट है, और ये किस में टूट रहा है, ए प्लस बी में। यानी जो कोई भी एक रिएक्टेंट है वो सिंपल सब्सटेंस में किसी का टूटना। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था, कंबाइन होना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी रिएक्टेंट जो है सिंपल सब्सटेंस में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। A reaction in which a substance is broken down into two or more simpler substance known as decomposition reaction। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में जो है टूट जाता है। अब हम एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी देख लेते हैं। What do you observe when we heat ferrous sulfate crystal? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जब हम फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। सो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। इसका मतलब ये है जब भी जो फेरस सल्फेट यानी जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल जो होता है जब भी फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर भी ऐड होता है, तभी क्रिस्टल फॉर्म होता है। आर ग्रीन इन कलर, जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है ग्रीन कलर का होता है स्टार्टिंग में जब उसे हीट नहीं किया है। व्हेन दे आर हीटेड दे लूज वाटर, जब उसे हीट किया जाता है तो जो वाटर है वो उसमें से हट जाता है यानी उड़ जाता है। एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज टू ब्राउनिश ब्लैक, और जो क्रिस्टल का कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्राउनिश ब्लैक ऑक्साइड।
एंड स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज पंजेंट, और जो स्मेल आती है इसमें से जलने के बाद तो वो कैसी आती है, पंजेंट यानी तीखी, और बहुत रोटन यानी बहुत गंदी स्मेल आती है सल्फर की, क्योंकि इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट, सल्फर प्रेजेंट होता है, तो सल्फर के कारण उसमें क्या होती है, सल्फर एक क्या होती है, टॉक्सिक गैस होती है, और उसकी जलने पर इसमें बहुत पंजेंट और रोटन स्मेल आती है। पंजेंट मतलब होता है तीखी, और रोटन यानी बहुत गंदी स्मेल आती है। फेरस सल्फेट डिकम्पोज टू फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जैसे आप देख सकते हैं जो ये फेरस सल्फेट है ये किसमें टूट गया है, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड में। यानी जैसे आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल सब्सटेंस में। तो आप देख सकते हैं इससे क्या क्या बन गया, फेरिक सल्फेट को हीट करने से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चा आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो जो एनर्जी होती है वो हमें किस मतलब एनर्जी जो हमें होती है किस फॉर्म में मिल सकती है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, एनर्जी के पार्ट है, और इनका यूज़ करके हम किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी देके उसे तोड़ सकते हैं। तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इस सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं तो सब्सटेंस क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, और एनर्जी किस फॉर्म में ज़रूरत पड़ रही है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय हीटिंग। तो थर्मल डिकम्पोजिशन कब होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को क्या देते हैं, हीट देते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। सो लाइमस्टोन जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आप देख सकते हैं क्या, लाइमस्टोन किसे कहते हैं, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को। तो बच्चा आपको इनके नाम के साथ साथ जो है इनके जो फॉर्मूला है वो आने चाहिए। जैसे आपको पता है लाइमस्टोन किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। अभी हमने आगे पढ़ा था कि स्लैग लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। क्विक लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो बच्चों आपको इनके नाम के साथ साथ इनके फॉर्मूलाज भी आने चाहिए। सो लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव्स क्विक कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्या कहते हैं इसे, क्विक लाइम। जब हम इसे हीट करते हैं यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम कहते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन का जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किस में किया जाता है, सीमेंट बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सो अब हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.6 एनसीईआरटी बुक में जो एक्टिविटी 1.6 है उसे देखेंगे। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड ओवर अ फ्लेम। जब लेड नाइट्रेट के जो पाउडर है उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेकर हीट करेंगे तो क्या होता है, ऑन हीटिंग। जैसे आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या ले रखा है हमने, लेड नाइट्रेट, और इसे हीट करेंगे बर्नर या फिर किसी भी जैसे फ्लेमेबल चीज़ होती है उससे क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। तो ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट डिकम्पोज विद अ क्रैकिंग साउंड। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इसमें से जो है क्रैकिंग साउंड यानी जैसे कांच टूटता है वैसी आवाज़ आती है। अलॉन्ग विद एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ इसमें से क्या निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं या धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच हैज़ इज इरीटेटिंग स्मेल। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है इसकी स्मेल जो होती है बहुत इरीटेटिंग होती है,
बिकॉज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ टॉक्सिक गैस, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है एक टॉक्सिक गैस होती है। तो बच्चों जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में करें तो आपको हमेशा मार्क्स लगा के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। दिस गैस इज एसिडिक इन नेचर। अ येलो सॉलिड ऑफ लेड नाइट्रेट रिमेन्स इन द टेस्ट ट्यूब। और क्या बचता है, येलो सॉलिड बचता है किसका, लेड ऑक्साइड का, सॉरी नाइट्रेट लिख दिया, यहाँ लेड ऑक्साइड का क्या बचता है, येलो सॉलिड बचता है, लेड ऑक्साइड रिमेन्स अ टेस्ट ट्यूब। तो आप देख सकते हैं जब लेड नाइट्रेट को हीट किया तो इसमें क्या होता है, लेड ऑक्साइड का येलो सॉलिड के फॉर्म में लेड ऑक्साइड बचता है। इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्राउन फ्यूम्स के साथ बाहर निकलती है, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो आप देख सकते हैं जब इसे हमने हीट किया तो इसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, यानी ये अलग अलग पार्ट्स में टूट गया। तो इस तरह से ये क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कब होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डिकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होता है, उसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे जो एनसीईआरटी में है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। It is the process through which we can break down any compound using electricity। ये इस प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो उसके लिए हम एक्टिविटी देखते हैं 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके लिए क्या करेंगे, टेक अ प्लास्टिक मग, एक मग ले लिया जिसमें हम क्या करेंगे, इसे ड्रिल कर देंगे 2 होल्स। इसमें हमने 2 होल्स को क्या किया, ड्रिल कर दिया, यानी 2 होल्स बना दिए। एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर, और इनके बेस पे क्या लगा दिया, रबर स्टॉपर। इन दिस होल्स इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर। और ये जो होल्स है इनके ऊपर क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, कार्बन इलेक्ट्रोड। यानी आप देख कार्बन इलेक्ट्रोड्स में आप ले सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइट किसका बना हुआ होता है, कार्बन का बना हुआ होता है, और ये जो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया हमने, क्या इलेक्ट्रोड्स लिए, और इन दिस रबर स्टॉपर, इधर रबर स्टॉपर के यहाँ पर क्या लगा दिए, इधर ये इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसको 6 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड। अब इसको क्या करेंगे, वाटर से क्या कर देंगे, इस मग को फिल कर देंगे, एंड इमर्स्ड। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। अब इसमें क्या करेंगे, जब इसे वाटर से फिल कर दिया, यहाँ तक फिल करेंगे जहाँ तक ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो डूब जाए। अब ये जो वाटर है इसमें कुछ ड्रॉप्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड की जो है डालेंगे, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं जो H2O होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी वाटर जो है न्यूट्रल होता है। तो अब इसको आयनिक फॉर्म में लाने के लिए, इसको आयंस के फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। जब सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो H2 और O जो आयंस है जिससे वाटर बना हुआ होता है वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगी, यानी ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए इसमें क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल विद वाटर। अब क्या करेंगे, ये जो 2 टेस्ट ट्यूब्स दिख रही है आपको, इनको वाटर से फिल करेंगे और एंड इन्वर्ट दैम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, और इन्हें उल्टा करके कार्बन इलेक्ट्रोड्स पर लगा देंगे। अब ये जो है हमने कंप्लीट सेटअप तैयार कर दिया। अब क्या करेंगे, स्विच ऑन द करंट। अब इस करंट को क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे, एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। और ये जो हमने पूरा एपरेटस बनाया है इसे क्या कर देंगे, जो है मतलब कुछ टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब करे, यानी बिना इसे टच किए हिलाए, इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड। तो जो आप ये इलेक्ट्रोड देख सकते हैं ये क्या है, पॉजिटिव जो है ये एनोड है, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये क्या है, कैथोड है। तो आप देखिए कुछ टाइम बाद इन इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो गया, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बबल्स फॉर्म हो रही है तो ये क्या करेंगे, वाटर को डिस्प्लेस करेंगे। जैसे ये यहाँ पर एनोड पर क्या है, ऑक्सीजन है,
और कैथोड पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो एनोड पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, जैसे H2O, तो इससे क्या बनता है, H2O। तो H2O में H क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है। तो इसमें क्या होगा, H2 है, यानी H2 ये पॉजिटिव है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ कलेक्ट होगा, एनोड पर, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ कलेक्ट होगा, कैथोड पर। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब हैज़ डबल। जैसे आप देख सकते हैं इधर वाटर जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ने वाटर को कम डिस्प्लेस किया है। तो आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल है, किससे, ऑक्सीजन से। कंपेयरिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ऑक्सीजन गैस, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो है इसकी क्या बनी है, ज़्यादा गैस बनी है, और ऑक्सीजन की जो है कम गैस बनी है। व्हेन वी ब्रिंग कैंडल क्लोज अ माउथ ऑफ वन of the test tube, the gas is the test tube catches fire, the burn with a sound indicated that the gas in tube is hydrogen। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है बहुत ही फ्लेमेबल गैस होती है। तो जब हम इन टेस्ट ट्यूब के पास जब जलती हुई कैंडल लेके आएंगे तो वो जो कैंडल है बहुत तेज आवाज़ के साथ जो है वो जलेगी। तो इसका मतलब वो ये होगा कि वो गैस हाइड्रोजन गैस होगी। तो इसके लिए हम कैंडल्स के साथ इनका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो जब कैंडल लेकर आएंगे अगर गैस साउंड के साथ जलती है तो इसका मतलब वो गैस है, उस टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। जैसे ये हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पर हम जब कैंडल को लेके आएंगे तो यहाँ पे बहुत साउंड के साथ जो है फ्लेम जलेगी, यानी जो मोमबत्ती है बहुत साउंड के साथ चलेगी। उसी तरह से वेयरएस व्हेन अ बर्निंग कैंडल इंट्रोड्यूस इनटू द अदर टेस्ट ट्यूब, यानी अदर टेस्ट ट्यूब के पास जब हम जलती हुई कैंडल को लेके जाएंगे, यानी जिस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है तो उसके पास जब हम कैंडल को लेके जाएंगे तो बच्चों ऑक्सीजन भी जो है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ज़रूरी है। तो जो ऑक्सीजन के पास लेके जाएंगे तो वो बहुत ही मतलब बहुत आराम से जलेगी, जैसे जलती है नॉर्मल वैसे जलेगी। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस के पास मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो बहुत साउंड के साथ जलेगी। तो the candles start burning slightly, so they indicate that the test tube containing oxygen, because the abundance of oxygen accelerate the combustion reaction। तो ऑक्सीजन सिर्फ जो है एक जो जलने के लिए जो नॉर्मल जलती है वैसे ही जलेगी, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बहुत साउंड के साथ जलेगी। तो हमें पता चल जाएगा किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है और किस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। जैसे अभी हमने देखा गैस कलेक्टेड एट एनोड इज ऑक्सीजन एंड द गैस कलेक्टेड टू द कैथोड इज हाइड्रोजन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो एनोड है उस पर कौन सी गैस कलेक्ट हुई है, ऑक्सीजन, और जो कैथोड है उस पर कौन सी गैस कलेक्ट हुई है, हाइड्रोजन। तो बच्चों ये कंप्लीट हुआ कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, कैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं हम, यानी कैसे वाटर को जो है उसके आयंस में तोड़ सकते हैं हम। उसी तरह से डिकम्पोजिशन बाय लाइट। तो लाइट का डिकम्पोजिशन, जो लाइट से डिकम्पोजिशन कैसे होता है उसे हम देखेंगे एक्टिविटी 1.8 में। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। प्लेस दिस चाइना। तो बच्चों डिकम्पोजिशन बाय लाइट, अब हम पढ़ेंगे जो लाइट से डिकम्पोजिशन कैसे होता है। उसके लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 1.8। एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.8 है उसे देखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। इसके लिए हम क्या लेंगे, 2 ग्राम लेंगे सिल्वर क्लोराइड को इन चाइना डिश। ये क्या है, चाइना डिश। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट। अब इस चाइना डिश को कहाँ रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे। फॉर सम टाइम व्हाट इट इज़ कलर। तो अब इसका कलर का क्या होगा, यानी इसका कलर में क्या चेंज आएगा। तो हम ऑब्जर्व करते हैं, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड। हम ऑब्जर्व करेंगे जो सिल्वर क्लोराइड है उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा।
दिस इज़ ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये ग्रे कलर क्यों हुआ? क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है उसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, यानी वो टूट गया इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। यानी लाइट की प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या हुआ, सिल्वर और क्लोराइड में जो है टूट गया, और जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो वाइट से क्या हो गया, ग्रे हो गया। तो ये क्या है, ये क्या हुआ, लाइट से किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हुआ। इसका एक अदर एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो भी इसी तरह का बिहेव करता है। दिस रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और जो सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका यूज़ किया जाता है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। जैसे आप देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको जब हीट करेंगे यानी जब ये सनलाइट में आएगा तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या हुई, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। और डिकम्पोजिशन किसके कारण हुआ है, डिकम्पोजिशन ये लाइट के कारण हुआ है। अभी हमने देखा जब डिकम्पोजिशन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए किसकी एनर्जी होती है, किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी जो है किस किस फॉर्म में होती है, सो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एनर्जी किस फॉर्म में हम किसी सब्सटेंस को देते हैं। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एनर्जी हम किसी भी सब्सटेंस को देते हैं वो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं। उससे क्या होता है, जो कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन होता है यानी टूटता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ रही है तो इसमें कोई भी रिएक्टेंट है जो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जब भी कोई रिएक्टेंट जो है या कोई भी सब्सटेंस है किसी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो इसका मतलब है वो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। यानी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन है एंडोथर्मिक। सो हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। सो अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे अभी हमने देखा है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें कोई भी रिएक्टेंट या जो कोई भी सब्सटेंस है वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी इसमें आप देख सकते हैं जब एक प्रोडक्ट बन रहा है तो ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कोई सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। उसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट या कंपाउंड है वो क्या करेगा, डिकम्पोज होगा यानी टूटेगा, और जो है अलग अलग जो है कंपाउंड में जो है वो टूट जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में जैसे ए और बी रिएक्टेंट है, टूटकर ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गए। उसी तरह से जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। उसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमें क्या देना होता है, उसे एनर्जी देनी होती है। किस फॉर्म में देते हैं हम एनर्जी, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम उसे एनर्जी देते हैं तभी वो टूटता है। इसका मतलब ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप ये जब आप इसमें डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो बच्चों कोई भी रिएक्शन आप पढ़े तो पहले आप उसके नाम में ही उसे खोजें कि हाँ या इसका ये हो सकता है। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया कि कंबाइन हो रही है, उसी तरह से हमने डिकम्पोजिशन के बारे में बताया कि उसमें क्या हो रहा है, टूट रही है कोई भी चीज़। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट यानी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। इसका मतलब ये कौन सी होगी, किसी चीज़ का डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कोई एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह से पे डिस्प्लेस हो रहा है यानी हट रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे या रिमूव कर दे। या तो वो डिस्प्लेस कर दे उसे या वो रिमूव कर दे। तो वो element in a compound because more reactive element displays less reactive element from its compound। तो इसमें क्या होता है, कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। जैसे आप इसमें इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये ए है प्लस बी सी, तो इसमें ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया, ए सी,
और प्लस बी, यानी बी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया या फिर रिमूव हो गया इस कंपाउंड से। इसका मतलब है ए क्या हो गया, ए हो गया मोर रिएक्टिव और बी क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। सो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए हमें एक जो रिएक्टिव सीरीज होती है मेटल की उसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिएक्टिव सीरीज जैसे आप देख सकते हैं, ये एक रिएक्टिव सीरीज है। इसमें क्या है, जैसे आप ये देख रहे हैं हाइड्रोजन है, तो ये जो ऊपर वाले जो मेटल्स है ये क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये जो ऊपर वाले मेटल्स है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये जो नीचे वाले मेटल्स है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, यानी ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना होगा, पहले इनके सिंबल्स और इनके नेम जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो के होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, जिंक का Zn होता है, आयरन का Fe होता है, टिन का Sn होता है, लेड का Pb होता है, हाइड्रोजन का H होता है, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au और प्लेटिनम का Pt। तो इसका जो ये आपको ये इसके सिंबल्स जो है, सिंबल और ये जो एलिमेंट के नेम है ये पता होने चाहिए, या आप इन्हें एक बार देख लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में जब भी ये रिएक्शंस आए तो आपको इनका नेम और सिंबल्स पता होगा, तभी आप इन्हें कर पाएंगे। तो इन्हें याद करने का सबसे अच्छी ट्रिक ये है, केदारनाथ का माली आलू जीरा फीके से पकाता है। और अब हम किन बर्तनों का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, कुकर, हांडी, आग और पतीला। तो बच्चों आप इसे 2-3 बार बोलेंगे तो आपको ये रिएक्टिव सीरीज याद हो जाएगी। अब आपको जब ये रिएक्टिव सीरीज याद हो जाएगी तो आप इन्हें बहुत इजीली इस रिएक्शन को समझ पाएंगे। अब इसमें ये जो ऊपर वाले जो है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव जो होती है उसे क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। तो अब हम आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट, जो एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी जो है 1.9 है उसे देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम रबिंग विथ सैंड पेपर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 आयरन नेल को लेंगे, यानी जो कील है जो हम दीवार पे जो लगाते हैं कील, उन्हें लेंगे और उसे क्या करेंगे, सैंड पेपर से रब करेंगे, जिस पे अगर उस पर कोई भी जो है रस्ट हो तो वो क्या हो, हट जाए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब। अब क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, इसमें एक का नाम ए और दूसरे का नाम हम बी रख देंगे। टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। द 2 आयरन नेल विथ अ थ्रेड and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। अब जो आप देख सकते हैं ये जो B है, मतलब ये जो B वाली टेस्ट ट्यूब है, इसको लिया हमने और इसमें क्या करा, एक धागे से जो ये कॉपर आयरन नेल है इन्हें क्या करेंगे, आयरन नेल को हैंग कर देंगे इसमें, यानी इसमें इसे बांध के धागे से और इसमें लटका देंगे। तो अब इस टेस्ट ट्यूब को हम 20 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। और जो एक आयरन नेल है इसे क्या करेंगे, हम कंपैरिजन के लिए बाहर ही रहने देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब 20 मिनट्स के बाद क्या करेंगे, हम ये जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से इन आयरन नेल्स को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से हमने इसे बाहर निकाल दिया। अब हम इन दोनों जो आयरन नेल है जिससे हमने कॉपर सल्फेट में ऐड नहीं किया था और इस वाली आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट में ऐड किया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। इन आयरन नेल में भी कंपेयर करेंगे। अब हम इस टेस्ट ट्यूब में भी कंपेयर करेंगे। जो टेस्ट ट्यूब ए है इसके साथ हमने कुछ नहीं किया था और जो एक्सपेरिमेंट किया था हमने टेस्ट ट्यूब बी के साथ किया था। तो आप देख सकते हैं जो टेस्ट ट्यूब बी है उसका जो कलर है वो बहुत लाइटिश ग्रीन हो गया है या बहुत लाइट हो गया और उसका कलर वैसा का वैसा ही है, ब्लू ही है।
ऑल कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द कैप्ड साइड। और कंपेयर करेगी किसका, कॉपर नेल का, जिस कॉपर नेल को हमने इस कॉपर नेल को हमने सॉल्यूशन में ऐड नहीं किया था, और ये जो कॉपर नेल है इसमें हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप देख सकते हैं जो ये कॉपर नेल है, यानी जो ये आयरन नेल है, इस पर क्या हुआ, कॉपर की कोटिंग हो गई। यानी जो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें से क्या आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्योंकि जो आयरन है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। इसे हम एक रिएक्शन के साथ समझेंगे। जैसे आप देख सकते हैं आपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन आयरन नेल आर इमर्स्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर 20 मिनट्स। क्या होता है आयरन नेल को जब इमर्स करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो पहले आप इस रिएक्शन को देख लीजिए। जब आयरन नेल है, ये समझ लिए Fe आयरन नेल है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। सो कॉपर जो आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट जो है वो बन गया, और जो कॉपर है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इसलिए जो वाटर है, वाटर का कलर जो है कैसा हो गया, लाइट हो गया। क्योंकि जो आयरन नेल है उसने क्या कर दिया, जो कॉपर जो है, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर से जो कॉपर है वो किस पे डिपॉजिट हो गया, आयरन नेल पर डिपॉजिट हो गया। और जो फेरिक आयन है वो किस में चला गया, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर डिस्प्लेस करके जो आयरन है उस सॉल्यूशन में चला गया। तो इस तरह से उसका कलर जो है चेंज हो गया। तो अब हम इसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कैसे कलर चेंज हुआ है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वॉज इनिशियली ब्लू इन कलर। ये हमें पता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का था। व्हेन आयरन नेल इमर्स्ड इनटू इट, जब आयरन नेल को हमने इसमें डाला तो क्या हुआ, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब चेंज हो गया कलर, बिकॉज आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव था किससे, कॉपर से। तो उससे क्या हुआ, उसने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, किसमें से, कॉपर सल्फेट में से, एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट आयरन सल्फेट। और क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। When the iron nail was dipped in solution, the blue color of copper sulfate solution turns light greenish color। और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि उसमें से क्या हुआ, कॉपर जो आयन्स थे वो किस पे डिपॉजिट हो गए, आयरन नेल पर डिपॉजिट हो गए। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीनिश कलर है, आप ये देख सकते हैं ग्रीनिश कलर क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉपर है उसमें से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। द ग्रीनिश कलर प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब सो दैट फेरस आयन आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और इसमें क्या आ गया, फेरस आयन आ गया। यानी अब ये सॉल्यूशन किसका बन गया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। And the brown coating of iron nail which has dipped into copper sulfate solution, they show that copper is deposited on the iron nail by displaced iron। जैसा आप ये नेल को देख सकते हैं, आयरन नेल को, ये आयरन नेल जो है इसमें हमने कुछ नहीं किया था, और ये आयरन नेल पर क्या हुआ, कॉपर डिपोजिट हो गया। इसलिए कैसी कलर की हो गई, इस पर ब्राउन कोटिंग हो गई। यानी इस पर जो है कॉपर डिपोजिट हो गया। और जो फेरिक है वो किस में चला गया, कॉपर की जगह क्या चला गया, फेरिक चला गया। इसलिए इसका कलर क्या हो गया, ग्रीनिश हो गया। वेयरएज द आयरन नेल प्लेस्ड इन पेट्री डिश शो ग्रेइश कलर ऑफ आयरन नेल। जब इसे हम पेट्री डिश में लेंगे तो आपको शो होगा जो आयरन नेल है उसका ग्रेइश कलर हो जाता है। टेस्ट ट्यूब सेकंड टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का ही है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इस टेस्ट ट्यूब को सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखा गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, a reaction in which two ionic compounds reacts with each other and exchange their ion to form two new compounds is called double displacement reaction। यानी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या करते हैं, आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं और एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आयंस, यानी ये जो है
ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनने मिलकर क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। ये भी एक पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव आयन है। तो इससे मिलकर क्या बना, पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर एक कंपाउंड बना। और ये कौन से कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज किया, यानी जो ए है वो किससे जाके जुड़ गया, डी से, और इसने न्यू सब्सटेंस बना दिया AD। उसी तरह से बी और सी जो है वो कंबाइन करके क्या बना दिया, सी और बी। इस तरह से आयंस जो है एक्सचेंज करके क्या बनाते हैं, न्यू कंपाउंड बनाते हैं। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बिल्कुल अलग है, आप इसे इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है, इसे सोडियम सल्फेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और NaCl जो है वो फॉर्म होता है। इसमें क्या हुआ, आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, और ये क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। यानी प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जो भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो उसके बेस में जाके क्या हो जाता है, मतलब बेस में जाके इकट्ठा हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। तो इससे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो इसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो प्रेसिपिटेट बनता है, यानी एक प्रेसिपिटेट जरूर बनता है। द रिएक्शन इन विच, अब हम पढ़ लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे मैंने बताया इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, जैसे आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं है, यानी इनसॉल्युबल है, इसमें इसलिए क्या है, बेस में जाके ये इकट्ठा हो जाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस एंड इट थ्रो आउट ऑफ द सॉल्यूशन एज सॉलिड। इसे क्या, सॉलिड, जिससे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी जब किसी भी रिएक्शन के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसमें क्या होता है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसलिए क्या जाता है, ये बेस में जाके इकट्ठा हो जाता है। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो इकट्ठा हो जाता है इनसॉल्युबल पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, वाइट कलर सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन, इससे कहते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। जब जो ये सॉल्यूशन बना है इसके अंदर जो वाइट इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस है जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है, इसकी सोडियम सल्फेट से जब रिएक्शन करवाई तो बेरियम सल्फेट जो है उसका ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, और जो NaCl है ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो उसमें एक प्रोडक्ट के अंदर जो एक सब्सटेंस है वो क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, पहले हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी तरह से रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस में जब हाइड्रोजन ऐड हुआ है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। उसी तरह से द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। उसी तरह से किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या होता है, रिडक्शन। उसी तरह से ऑक्सीजन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और जो रिडक्शन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी रिडक्शन रिएक्शन में जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लूज करते हैं। यानी अब पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तब आप समझ जाइएगा कि इधर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। तो फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कार्बन जो है बर्न होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन। और ये रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है ऐड हुआ है कार्बन के साथ। तो क्या कौन सी गैस बनी है, CO2 गैस। इसका मतलब जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब आप समझ जाएगा कि वो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसी तरह से हीटिंग ऑफ कॉपर पाउडर। तो जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है हीट करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो चीज़ जो है वो हीट होती है। सो कॉपर पाउडर हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज एडिड टू कॉपर पाउडर। जब भी कॉपर पाउडर को हमने हीट किया तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ऐड किया तो क्या बना, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बना। तो ये भी एक रिएक्शन क्या होगी, जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है ऐड हुआ है। उसी तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमाइन टू सल्फर। तो इसमें क्या होता है, जब H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रोमाइन Br2 को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइन के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो Br के साथ ऐड हो जाता है, यानी हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता है, जो सल्फर है वो बचता है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो इसमें ये रिएक्शन भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। उसी तरह से अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन का। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इफ अ सब्सटेंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिडक्शन रिएक्शन। यानी जब भी जब मैंने रिडक्शन की स्पेलिंग जो है कुछ गलत लिखी है, RADUCTION रिडक्शन। इफ अ सब्सटेंस, जब भी किसी सब्सटेंस में जो है हाइड्रोजन ऐड होगा और उसमें से जो ऑक्सीजन है उसका वो रिमूव होगी, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन रिएक्शन। तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन के। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन। जब हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर वेयर एज क्लोरीन रिड्यूस टू HCl। अब इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और जो सल्फर है ये क्या हो रहा है, इसका ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो हट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, यानी क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है इसे रिडक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, जिसे हम आगे स्टडी करेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रिएक्शन बिटवीन हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू कॉपर। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस जो है पास करवाई जाती है तो इससे क्या बनता है, H2O बनता है और कॉपर बनता है। यानी आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है रिमूव हुआ। तो इसका मतलब है ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगा तो तब उसका क्या, उस सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इससे क्या बना, कॉपर और H2O। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह से रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में जैसे आप देख सकते हैं, रेड यानी रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। A reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is called reduction reaction। यानी ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शन जो होती है जब वो साथ साथ होती है तो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने अभी आगे भी देखा था। जैसे कॉपर ऑक्साइड जो है उसे, जो कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है तो क्या बनता है, कॉपर प्लस H2O। यानी जो कॉपर है इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और जो हाइड्रोजन है इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या हुई है, साथ साथ हुई है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कॉपर जो है किस में चेंज हो गया, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हुआ है। इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन जो है इसका क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन
ऐड हुई है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये बहुत इजी है, आप देख सकते हैं कहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो बहुत आप इजीली इसे कर सकते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पर रिडक्शन हुआ है। उसी तरह से जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 और H2। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे जो H2 है यहाँ से क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है रिमूव हुआ है। इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, इसका रिडक्शन। और इसमें क्या हुआ है, जिंक जो है इसमें ऑक्सीजन जो है ऐड हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन जब साथ साथ होती है तो एक इसका एग्जांपल होगा रेडॉक्स रिएक्शन का। अब हम एक्टिविटी 1.11 देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, ये जो कॉपर पाउडर है इसका ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन वी हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर। जब इस चाइना डिश में हमने कॉपर पाउडर को ऐड किया और हीट किया तो क्या हुआ, द surface of copper powder becomes coated with black cupric oxide because oxygen is added to copper and copper oxide is formed। जब हम इस कॉपर को हीट करेंगे तो आपको पता है कोई भी चीज़ हीट कब होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह से होती है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की का एक्सपेरिमेंट है जिसे हम एक्टिविटी 1.11 से समझते हैं। तो आपने देखा कि जब भी किसी चीज़ को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ और उससे क्या बना, जैसे कॉपर को हीट करा तो कॉपर ऑक्साइड बना। और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो जब आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं किसी भी रिएक्शन को कि वो उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। अब हम देखते हैं कोरोजन। सो कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड it such as moisture, oxygen, acid, etc. It is said to corrode and this process is called corrosion। तो कोरोजन क्या होता है, जब भी हम किसी मेटल को जो है खुले में छोड़ देते हैं या फिर खुले में रख देते हैं तो जो जो उसके आसपास यानी उसके सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है जो एयर में प्रेजेंट होती है, एसिड्स है, वो क्या करते हैं उस मेटल पे अटैक करते हैं और उस मेटल को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। और जो मेटल जो है जो ख़राब हो जाती है उसे क्या कहते हैं, कोरोड कहते हैं। और जो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ है इस रिएक्शन का, इसे क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो जैसे आप देख सकते हैं आयरन जो है कि कैसे इस पर रस्ट हो गई है और ये ब्राउन कलर में चेंज हो गया है। और जो जैसे आप सिल्वर की चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आपने कभी चांदी की रिंग पहनी हो तो आप देख सकते हैं कि वो कुछ टाइम बाद कैसी ब्लैक सी हो जाती है, यानी उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है और वो इस तरह से चेंज हो जाती है। उसी तरह से आप देख सकते हैं जो कॉपर होता है, जैसे आपने घर में देखा होगा, जैसे कोई तो कॉपर की चीज़ जो है बहुत दिनों से पड़ी हुई है तो उस पर क्या हो जाएगी, ग्रीन कलर की इस तरह से कोटिंग हो जाएगी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जिस पे जो कोरोड होता है तो उस पर जो है ग्रीन लेयर जो है आ जाती है। तो आपका आंसर होगा कॉपर। उसी तरह से आपसे सिल्वर के लिए पूछ सकते हैं कि उस पर कौन से मेटल है जिससे ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, तो आपको आंसर देना है सिल्वर। और जैसे आयरन है इस पर कैसी हो जाती है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये कोरोड हो गई मेटल। यानी अब ये जो जब मेटल जो है कोरोड हो जाती है इसका मतलब वो मेटल क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है और अब उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। हाउ कैन बी कोरोजन बी प्रिवेंट। तो जो कोरोजन है उससे हम कैसे बच सकते हैं। सो कोटिंग द सरफेस विथ पेंट, ऑयल, ग्रीस और वार्निश एक्सेट्रा। जब भी किसी भी मेटल को प्रिवेंट करना हो या बचाना हो तो उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे लोहे की चीज़ें होती है तो वहाँ पे लोहे की जो चीज़ें हैं उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर पेंट कर दिया जाता है, जिससे जो है वो मेटल जो है डायरेक्ट जो है उसकी जो सराउंडिंग है, जैसे ऑक्सीजन है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन जो है और मॉइस्चर है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए, उसके लिए उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ग्रीस, जैसे साइकिल की जो चेन देखी है उस पर पेंट तो नहीं कर सकते, इसलिए उस पर क्या किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है।
उसी तरह से कोटिंग या डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी मेटल विच डज नॉट कोरोड, या फिर उस पर कोटिंग की जाती है या उसको डिपॉजिट किया जाता है ऐसे मेटल पे, ऐसे मेटल से जो जो कोरोड नहीं होती है, जिसका एग्जांपल है कोटिंग आयरन विद जिंक। जैसे आयरन पर क्या किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की। उसी तरह से ब्रास पे किसकी कोटिंग की जाती है, क्रोमियम की, जो क्या होते हैं, जो कोरोड नहीं होती है। उन मेटल्स की उस पर क्या की जाती है, डिपॉजिटिंग की जाती है या फिर उसकी कोटिंग की जाती है। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जब भी इसका पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है। व्हेन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल आर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम दे बिकम बैड टेस्ट एंड स्टार्ट बैड स्मेल। सच अ चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी जब भी कोई जो फूड मटेरियल है जिसमें फैट है या ऑयल है, उसे हम बहुत दिन तक पड़ा रहने दें तो उसमें से क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और उसमें से क्या आएगी, बैड स्मेल आएगी। और उसका जो टेस्ट और स्मेल जो है, उस फूड की जो टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अब इससे कैसे जा सकता है, हाउ कैन रेंसिडिटी बी प्रिवेंट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड मटेरियल। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से जो पैकेजिंग फूड है उसमें क्या मिक्स किए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिक्स किया जाता है, जिससे वो चीज़ जो है ख़राब ना हो। जैसे एग्जांपल है, विटामिन ई इज़ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर ऑयल। जो ऑयल होता है उसके लिए विटामिन ई जो है बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे वह प्रिवेंट रह सकता है या बच सकता है। इसलिए उसमें ऑयल में क्या डाला जाता है, विटामिन ई। बाय कीपिंग फूड मटेरियल एयर टाइट कंटेनर, किसी भी फूड मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर में डालकर हम उसे बचा सकते हैं खराब होने से। बाय पैकिंग द फूड मटेरियल अंडर ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन एटमोसफियर। जो भी पैकिंग फूड है, जैसे चिप्स है, जैसे कुरकुरे है, इस जैसे जो भी आप पैकिंग फूड खाते हो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। जो ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस होती है उसे क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, जिससे वो उनका टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज ना हो और वो बचा रहे। उसके लिए नाइट्रोजन गैस का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है नॉन रिएक्टिव होती है, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ फैट ऑयल देयर बाय प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। और ऑक्सीजन जो है उससे रिमूव किया जाता है नाइट्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये चीज़ें क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन को ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। बाय कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर, यानी हम फ्रीज में चीज़ों को क्यों रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए हम किसी भी चीज़ को, आपने देखा होगा, हम हमारे घरों में किसी भी चीज़ को बचाने के लिए कि वो ख़राब ना हो, उसके लिए उसको रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में रखते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन कम हो जाती है और जो रेंसिडिटी की जो रेट है वो क्या जाती है, स्लो हो जाती है। अवे फ्रॉम सनलाइट से दूर रखकर भी हम रेंसिडिटी से चीज़ों को बचा सकते हैं। तो आई होप बच्चा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब